नमस्कार दोस्तों। आज का कोई खास विषय नहीं है। आज जो हमारे इर्द-गिर्द चल रहा है, जो बहुत सारी बातें हो रही है, उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। कोई खास विषय नहीं है, लेकिन बातें जो है, जो मैं करने वाला हूँ, पते की बात करने वाला हूँ। और वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं जो सेंसस है, इसको लेकर के मैं वीडियो बनाऊँ और बताऊँ कि जो इस बार सेंसस होने वाला है, उसमें जो कास्ट सेंसस होने वाला था और पहली बार भारत में जो डिजिटली होने वाला है सेंसस, और भी बहुत सारी बातें जो सेंसस से जुड़ी हुई थी कि सेंसस औपचारिक रूप से कब सेंसस की शुरुआत हुई और फिर आज़ाद भारत में सेंसस कब से शुरू हुई, और ये सारी बातें मैं करने वाला था। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया, सेंसस से मैं कॉल सेंसस पे आ गया, क्योंकि आपको पता ही है कि 13 जनवरी के बाद काफ़ी कुछ घटित हुआ है। तो उसमें यूजीसी को लेकर के जो ये नया कुछ फट पड़ा है हमारे बीच में, तो मैं इसको लेकर के मैं अभी कुछ दिनों से वीडियो बना रहा था। तो सेंसस वाला अभी जो वीडियो है वो पीछे दब गया। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ आराम से, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी खास विषय को लेकर बात करूँगा। आराम से बात करूँगा और जो भी हमारे इर्द गिर्द चल रहा है उसके बारे में ही होगा। अभी कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो यूजीसी एक्ट आया हुआ था 2026, जो यूजीसी एक्ट 2012 का था, उसी में कुछ चेंजेस के बाद इसको लाया गया था। लेकिन इसमें कुछ बातें था, कुछ क्लॉज ऐसा था जो खास करके जनरल कैटेगरीज थे, उनको उस चीज़ों से असहमति थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात सही भी था क्योंकि उसमें कुछ ऐसा क्लॉज था जहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं था, अनक्लियर था, वो वेग था, और उसको लाया गया। हालांकि ऐसा बोला गया या ऐसा लोगों को समझाया गया कि ये जो यूजीसी एक्ट लेके आई है वो यूजीसी लेके आई है, लेकिन सभी जानते हैं कि वो यूजीसी का नहीं था। वो एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय, उसके अंतर्गत ही सब कुछ। और उसमें जो कमेटी बनी थी, उसमें जो अभी पार्टी है, जो अभी सत्ता में है, उसके भी मेंबर थे, बाकी और भी जो दल थे उसके मेंबर थे। उसको लाया गया, और हालांकि संसद से पास करवा के ये नहीं लाया गया कानून था ये इसको, लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो फिर भी स्टैंडिंग कमेटी के पास गया और इसको एक वैधानिक रूप से देखा जा सकता है। तो इसमें जो कुछ बातें थी, वो खास करके जो मैं बात करूँ तो अनरिजर्व्ड की, जो जनरल कैटेगरी है। अब कुछ मीडिया हाउसेस में ये अलग अलग जगह चल रहा है कि इसको सीधा सीधा सवर्ण से जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व्ड वाले कैटेगरी में सवर्ण आते हैं, जिसमें कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य हैं, तो इसलिए इसको उससे जोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानना है जनरल कैटेगरी में और भी बहुत सारी जातियां हैं। और ओबीसी की भी बात करें तो बहुत सारे राज्य में ऐसे हैं जो किसी किसी लिस्ट में ओबीसी जनरल में आते हैं, किसी किसी में। जैसे मैं बात करूँ तो जाट की बात कर लूँ, और फिर जैसे यादव की बात कर लूँ, ये किसी किसी जगह पे जनरल कैटेगरीज में भी आते हैं। और जो पहले था 2012 वाला, उसमें SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो कानून है उसके में था, लेकिन ओबीसी नहीं था। तो इसमें एक ओबीसी को भी जोड़ा गया, तो एक ये भी विवाद का कारण बना। और लोगों का मानना है और कहना है कि भाई, ओबीसी को कैसे आप मान रहे हो कि उनको कोई प्रताड़ित कर सकता है जाति के नाम पे। बात कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं, बहुत सही है, क्योंकि जो
ओबीसी में बहुत सारी, क्योंकि ओबीसी कोई जात नहीं है, ये एक कैटेगरी है, इसमें बहुत सारी जातियां हैं। ऐसे ही एससी एसटी में भी बहुत सारी जातियां हैं और अनरिजर्व में भी बहुत सारी जातियां हैं। तो जो ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, अलग अलग स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी में जो जातियां हैं उसको कोई अनरिजर्व कैटेगरी वाला या जनरल कैटेगरी वाला उसको डोमिनेट कर सकता है, उसको डरा सकता है, ऐसा नहीं है। और इसी तरीके से जो एससी एसटी के साथ ओबीसी को लाया गया, अच्छा कुछ लोगों का कहना है कि एससी एसटी ओबीसी को लाया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एससी एसटी वाले ओबीसी पे जातिगत आधार पे जो भेदभाव है उस पे आरोप नहीं लगा सकते हैं या उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ऐसा इसमें कहीं लिखा नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। लेकिन उसमें कहीं जो कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं था, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कोर्ट ने भी माना है कि वो उस पर क्लैरिटी नहीं था जो लिखा गया था। और अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो एक वर्ग को आप पूरा का पूरा हटा करके उसको आप एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और ऐसा है नहीं कि भेदभाव तो किसी भी स्तर पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव सिर्फ मैं ऐसा मान के चलूं कि चलो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाओ जिसमें सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी को रखो, और एक ऐसा बनाओ जो सिर्फ जनरल कास्ट के लिए हो। मैं इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें भी कहीं ना कहीं से भेदभाव हो जाएगा, जातिगत भेदभाव। जनरल वाला भी जो होगा ना उसमें भी हो जाएगा, और जो एससी एसटी ओबीसी वाला होगा उसमें भी भेदभाव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान जब एक जगह रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये होना तय है। तो मेरा ये मानना है कि कानून के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। आप किसी को सामाजिक न्याय दिलवा सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लो ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। ए जो है वो शारीरिक रूप से सक्षम है, उसको कोई शारीरिक तौर पे कोई पीड़ा नहीं है और ना ही उसकी कोई अक्षमता है। और बी कोई व्यक्ति है जिसको, जो एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने पैर पे चल नहीं सकता है, या उसके पैर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं सकता है ठीक से। और मान लो कि सी तीसरा कोई व्यक्ति है। अब ए जो है, ए व्यक्ति जो सक्षम है, उसने उसके एक डंडे लगाया, उसका सर फोड़ दिया, ठीक है। और बी जो पैर से चल नहीं सकता था ठीक से, कुछ विकलांगता की वजह से, उसने भी सी को ही या कोई और व्यक्ति ले लो, उसके सर फोड़ दिया। भाई फोड़ा तो दोनों ने सर है उस व्यक्ति के। अब कानून के नजरिए से अगर हम देखें तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि ए वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा गुनाहगार है और बी वाला कुछ कम है, क्योंकि दोनों ने डंडे मारे, दोनों ने सर फोड़े, दोनों का कृत्य एक ही है। तो जो सजा का प्रावधान होगा या फिर जो दोनों ने कृत्य किया है वो तो एक जैसा ही किया है, जिसको चोट लगा होगा वो एक जैसा ही लगा होगा। तो कानून क्या कहता है? कानून का जो पैमाना है वो तो उसका इक्वल ट्रीटमेंट करेगा ना। कानून के नजरिए में सब बराबर है। अब देखो, जो ए था जो सक्षम है और जो बी पैर से उसमें विकलांगता है, जो सही से चल नहीं सकता है, अब उसको कहाँ बेनिफिट मिल सकता है? इस नजरिए से नहीं मिलेगा कि उसने भी सर फोड़ा था, उसने भी सर फोड़ा था, दोनों ने सर फोड़ा। अब मान लो कि कोई दौड़ प्रतियोगिता है, अब उसमें उसको रियायत दिया जा सकता है जो पैर से चल नहीं सकता है। ए तो चल सकता है, बी नहीं चल सकता है। तो या तो जो प्रतियोगिता होना है दौड़ वाला, वो ए के लिए 1000 मीटर का होगा और बी के लिए 500 मीटर का होगा। तो इस चीज में उसको रियायत मिल सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और ये जो अभी जो यूजीसी एक्ट आया था, इसमें सामाजिक तौर से कोई बात नहीं कही गई थी। इसमें कानून के नजर में एक को सीधा सीधा दोषी ठहरा दिया गया था। तो ये बहुत अटपटा था। अब हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे कोई बात नहीं है, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है कि कौन एग्री डिसएग्री करेगा, क्योंकि मैं अपनी बात को रख सकता हूं और आप भी रख सकते हो,
क्योंकि सबको अपने तौर से, अपने तरीके से डिफेंड करने का आज़ादी और अपनी बात को रखने की आज़ादी है। अब अभी ये अब इनका खत्म हो गया। अब जैसे कोर्ट का स्टे लगने के बाद अब इसमें सरकार का मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं आपको समझ आया नहीं है? सरकार का मुझे कुछ भी खास समझ में नहीं आया। जिस दिन से ये एक्ट लेकर आई सरकार, जो जारी किया गया, शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे थे इसको कि इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भेदभाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑरली बोल रहे थे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो साथ खड़े थे और वो डिफेंड कर रहे थे उसको। बाकी और जो पार्टियां थी, जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो एकदम चुप्पी साध गई इस मामले में, मतलब कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ बोलते हैं, अगर वो, क्योंकि हर एक पार्टी में अब देखो तो सभी कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो कोई भी नाराज किसी को नहीं करना चाहता था। तो इस वजह से कोई बोलने को तैयार ही नहीं थी, कोई पार्टियां बोलने को तैयार नहीं थी। खुलेआम तो कम से कम नहीं बोली थी, इक्का दुक्का पार्टियां बोली थी, क्योंकि उनको एक व्यक्तिगत द्वेष था किसी जात को लेकर के या किसी खास वर्ग को लेकर के, तो वो खुल के बोल रहे थे। उसको पार्टी से मैं जोड़ के नहीं देखूंगा, उनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत खुन्नस जिसको कहते हैं वो था। पार्टियां कोई खुल के नहीं बोल रही थी। अब ताज्जुब है कि ना वो साथ की बात कर रही थी, ना ही उसके अगेंस्ट में। और सबसे ताज्जुब की बात ये होगी कि बीजेपी जैसी पार्टियां, जो राइट विंग की पार्टियां हैं, वो लेफ्टिस्ट एजेंडा को कैसे लेके आ गई, ये बहुत ताज्जुब की बात है। और इसमें दो चीजें तो नहीं, अब तो साफ साफ हो गया क्लियर कि इसमें सरकार का जो है वो रोल है। सरकार को ये सब कुछ पता था, अगर पता नहीं होता तो फिर इसको डिफेंड कैसे करते। दूसरा, एक और नेता है जो इसमें, एक और नेता है बीजेपी का, उन्होंने भी डिफेंड किया, निशिकांत दुबे नाम है उनका। उन्होंने भी डिफेंड किया था कि भाई ईडब्ल्यूएस लेकर के आई थी यही गवर्नमेंट, तो फिर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो सरकार पे। मुझे एक बात तो समझ नहीं आया कि ईडब्ल्यूएस जो आया था, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जो जनरल कैटेगरीज में है, मैं भी खास इधर उधर की बातें सुनता हूँ लोगों से, तो ईडब्ल्यूएस का मुझे कुछ समझ नहीं आया। ईडब्ल्यूएस आप रख लो, ईडब्ल्यूएस से कुछ खास बेनिफिट तो मुझे, बस ये तो ईडब्ल्यूएस जो आप लेके आए थे वो अपना आप पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल आप कह ले तो माइलेज के लिए लेके आए थे। आपको कुछ स्टेट में आप चुनाव हार गए थे, इसलिए ईडब्ल्यूएस लेके आए। आप ईडब्ल्यूएस को वापस रख लो। ईडब्ल्यूएस से तो मुझे नहीं लगता है, ईडब्ल्यूएस के आड़ में अगर आप ये चाहते हो कि कुछ ऐसा ले आए जिससे कि जो एक सर्टेन कैटेगरीज है उसको हम अपना एक तरीके से देखा जाए तो बपौती मान के चले कि ये तो हमारा ही है और हम इस पे कितने भी खंजर भुगवा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ईडब्ल्यूएस को आगे कर देंगे। तो माफ करना, आप ईडब्ल्यूएस को वापस कर लो। ईडब्ल्यूएस से कोई फायदा भी नहीं है, कुछ खास नहीं हो रहा। ये सब आप अपने लिए लेके आए थे, और ये और भी जो पार्टियां अपोजिशन में उसको ही पता था कि ईडब्ल्यूएस से कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का बहाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। देखो, इसमें दो चीजें हो सकता है। जो ये बीजेपी है और जो ये खास करके जो ये मोदी गवर्नमेंट है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब 2014 से ये जब आई थी पार्टी, तो खास करके इन्होंने एक खास वर्ग को लामबंद किया। मतलब अब आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि 2014 से देखा जाए तो लोग, ये जो पार्टियां आई तो ये मंदिरों का दौरा करना शुरू कर दिया, मतलब तिलक लगाना और गेरुआ कपड़े पहनना और जो अलग अलग मठाधीशों से मिलना, बातें करना, मतलब एक अलग तरीके का, मतलब ऐसा लगा जैसे कि जैसे रेनेसा होता है ना, पुनर्जागरण सा, ऐसा इन्होंने एहसास कराया। हालांकि सही था, उस वक्त लोगों को एक तरीके से जगाया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है सनातन के लिए ही है, ये धरती, ये वो सारी बातें जो था वो। तो देखो, ये जो सारा कुछ हो रहा था ना, वो एक वास्तविक रूप में देखो ना, अब समझ में आ रहा है ये बातें, और काफी लोगों को समझ में आएगा। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हो रहा था कि एक वर्ग को हम
इस तरीके से अपने साथ जोड़ लेते हैं कि मेरा एकदम, उसको कहते हैं ना, एक वर्ड चलता है अंधभक्त, इस तरीके से हो जाए कि उसके बाद फिर हम जो दूसरा वाला वर्ग है उसको टारगेट करेंगे। मतलब एक जेब में इनको रख लिया पूरा बना करके और टारगेट कर लिया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम इनको एक तरीके से, इस तरीके से इनका आंख बंद कर देंगे कि इनको लगेगा कि अब जो कर रही है सरकार एकदम सही ही कर रही है। तो इसके तहत इन्होंने पूरा एक प्लान करा, सब कुछ सही से, और उसके बाद जो है दूसरा वर्ग जो है उसको इन्होंने अब अपने जेब में करने की कोशिश करना शुरू किया। आप इनका देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे का कैसे कैसे काम किया गया है। उसी का ये जो यूजीसी आया है उसी के तहत, क्योंकि सरकार को ये 100% पता होगा कि हम अगर इसको लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है ये अनुमान नहीं कर रही होगी कि अब इस तरीके से चला जाएगा मामला, क्योंकि आप जो लेके आए हो उसका प्रोज एंड कॉन्स आपने देखा होगा, 100% देखा होगा, लेकिन हो सकता है आपने इस तरीके से नहीं देखा होगा, आपको लगा होगा कि कुछ एक है उसके बाद शांत हो जाएगा। अब यहाँ मामला दूसरे तरीके से तुल पकड़ लिया है। अब कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी ही है। जब आप कोर्ट में गए तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, कोई खास बात आपने किया नहीं, ऐसा लगा कि आपका रवैया बिल्कुल न्यूट्रल है। अगर आप इसके साथ होते तो भी कुछ ना कुछ बोलते, और अगर आप इसके अगेंस्ट होते तो भी कुछ ना कुछ बोलते। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, स्टे लगा, तो आपके पार्टी के जो लीडर हैं वो आपको बधाई देने लग गए। ये परंपरा तो खैर बीजेपी में बहुत शानदार है। जैसे ही कुछ होता है तो अगर बारिश हो गया, अच्छा बारिश हुआ तो क्रेडिट जाना है, मोदी जी को क्रेडिट जाना है, अमित शाह जी को क्रेडिट चला जाता है ना। तो मतलब कुछ भी कोई भी ऐसा चीज हो रहा तो सारा क्रेडिट, मतलब आप कहते हो ना कुछ खराब हुआ तो नहीं, खराब तो खैर वो नेचुरल क्लैमिटीज है, लेकिन अगर कुछ भी अच्छा होगा तो उन्होंने किया है, इस तरीके का। तो ये एक मेरे हिसाब से लगता है कि ये जो बीजेपी है इसमें जो जो लीडरशिप है, मतलब देखो कांग्रेस और पार्टियां में क्या है, कांग्रेस में एक डायनेस्टी है ना, आपको भी पता है, एक फैमिली है जो रूल करती आई है। लेकिन बीजेपी में आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद की पूजा हो गई है। पार्टी बीजेपी है, लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, आप का क्या विचार है ये आप अपने तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति को पूजा जा रहा है, व्यक्ति की पूजा जिसको कहते हैं कि, और लोग भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ब्लाइंडली जुड़ गए कि उनको लगा कि अब जो है सब कुछ यही है। अब यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि इस एक्ट के आने की वजह से जिसके दिमाग में जो चीजें नहीं थी वो भी चला गया। मतलब कहने का मतलब है कि लोग, ये जो पूरा ये सोशल फैब्रिक था, जो जो सामाजिक ताना बना था, ये आपस में कैसे किस तरीके से टूट गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है कितना इरिस्पॉन्सिबल है कि 13 तारीख से लेकर के बहुत सारी चीजें आई, 26 जनवरी आया उसके बीच में, फिर उसके बीच में आपका फिर अभी एक बजट पास हुआ है। आपने एक शब्द भी, एक लाइन भी यूजीसी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, ना आपने स्टैंड लिया, ना कुछ आपने बोला। लोग लड़ रहे सड़क पे, लड़ने दो। मतलब शासन प्रशासन देखेगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस मामले में, और हुआ आपके निगरानी में है लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है लोगों के प्रति, क्योंकि लोकतंत्र में आप लोगों को आप कुछ आप बोलते नहीं हो, मैसेज नहीं देते हो, तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है इसमें पूरा का पूरा। और इससे तो एक बात पता लग गया कि ये सरकार की मंशा थी। हालांकि सरकार ने इस तरीके से तीर चलाया कि ये तो खैर जो यूजीसी का है वो तो जात पात की बात है ही, यहाँ पे आ गई। जिसके दिमाग में नहीं था वो भी इस तरीके से सोचने लग गया। ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक नहीं रह गई, ये लोगों के बीच में आ गया पूरा का पूरा ये। अब एक चीज और हो गया कि जो इनकी जितनी भी ओपोजिशन पार्टियां थी उन सबको एक ही तीर से साथ दिया। मतलब जो वो कहना चाहते थे वो बात ये कह गए, और उसके बाद सारे पार्टियां एकदम फ्लैट हो गई। सब अब सुप्रीम कोर्ट को देख रही थी। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगते ही जितनी ऑपोजिशन पार्टियां थी और बीजेपी पार्टी, सबका एक ही स्टेटमेंट, अच्छा हुआ
अब कोई, मुझे ये ताज्जुब लगता है कि कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि ये कानून कैसा था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, इसका मतलब ये सही नहीं था। आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और आप बधाई दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं ये कानून आपको सही नहीं लग रहा था। तो ये तो लोगों के समझ पे, लोग समझ गए होंगे इस बात को अच्छे से कि आप क्या करना चाहते हो। और एक हमारे जो दूसरा जो, मुझे तो जब मैं पढ़ रहा था तब भी और आज भी, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता था। मैं तो सभी के फिलॉसफी को पढ़ा हूँ, अम्बेडकर की फिलॉसफी को भी, गांधी जी के फिलॉसफी को, और और भी नेहरू जी के फिलॉसफी को भी। और मैंने लक्ष्मीबाई को भी पढ़ा है, मैंने मंगल पांडे को भी पढ़ा है, मैंने इंदिरा गांधी को भी पढ़ा है। सब को पढ़ते रहते हैं, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा जो हमारे छोटी बुद्धि में आता है वो हम करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। जो ये एक अम्बेडकर वादी का जो एक अलग विंग है, जिनको पूरा मतलब और मैं पर्सनली, मैं भी पहले वीडियो बना रखा हूँ कि बी आर अम्बेडकर का क्या योगदान था और किस तरीके से भारत में उन्होंने जो संविधान बनाने का जो प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, उन्होंने काफी बेहतरीन सा जो चीज उसमें डाला है उन्होंने मानवतावादी को लेकर के। लेकिन इनके नाम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो मानवतावादी नहीं, वो एकदम ओछी पॉलिटिक्स करने पे आ चुके हैं। कुछ बात मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले वीबी जीराम जी बिल पास हुआ था, मनरेगा की जगह पे उसका नाम बदल करके। तो एक नेता थे, जो आप समझ गए होंगे, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो कह रहे थे कि इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम इसमें क्यों नहीं डाला गया। तो पता नहीं वो पढ़ते हैं या क्या है, मतलब ठीक है पढ़े ही होंगे भाई, वो अपने आप को वकील कहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनको इन सब चार, उनके सामने मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं इनको एक बात बताता हूँ, बी आर अम्बेडकर का अगर नाम का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो उनका नाम जो है पूरा नाम तो भीमराव रामजी अम्बेडकर है। अब ये नाम क्या होता है ना, राम जी वाला जो बात है ना, सब गायब कर देते हैं, भीमराव अम्बेडकर बोल जाते हैं। तो वीबी जी राम जी तो आ गया उसमें नाम। अब काफी कम लोगों को ये बात पता होगा कि उनका भीमराव रामजी अम्बेडकर है। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कोंकण और महाराष्ट्र का जो एरिया है, तो हालांकि बाबा साहब का जन्म मऊ में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में। तो इनकी जो माता जी था उनका नाम था भीमा देवी था नाम, और जो पिताजी थे उनका नाम था, क्योंकि सूबेदार थे तो उनका जो ब्रिटिश उस समय आर्मी थी उसमें, तो सूबेदार रामजी सकपाल नाम था। तो माताजी और पिताजी दोनों का नाम मिलकर के बना था, तो भीमराव रामजी अंबेडकर। और जो इनका टाइटल है अंबेडकर, वो भी इनका उपनाम नहीं है। इनका जो उपनाम था वो अम्बावेडकर था। लेकिन एक शिक्षक थे इनके स्कूल में जो ब्राह्मण ही थे संयोग से। अब मैं क्या बोलूं यहाँ पे, क्योंकि जिसके विपक्ष में ये लोग खड़े होते हैं और जो इतना गालियां सुनाते हैं ये, तो उन्होंने ये उपनाम उनको दिया था क्योंकि वो उनकी प्रतिभा के कायल थे, और इस वजह से उन्होंने अम्बावेडकर की जगह पे अंबेडकर कर दिया, जो कि एक ब्राह्मण शिक्षक थे। मैं यहाँ पे हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ब्राह्मण शिक्षक, ताकि ये बात पता भी होता है, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आप सोचो इनके नाम में ही राम जी लगा हुआ है, भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर ये एक ब्राह्मण का टाइटल है, जो ब्राह्मण शिक्षक थे उन्होंने इनको टाइटल दिया था। ठीक है, जिस समय ये जो जो बाबा साहब थे पढ़ रहे थे, मैंने भी इनकी किताबें पढ़ी है, तो उस समय जो था छुआछूत व्याप्त था और काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा इनको, काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ा, खास करके जब वो पढ़ करके गुजरात आए थे। हाँ, इनको पढ़ने के लिए जो जिन्होंने बाहर इनको भेजा था, वो आप बड़ौदा के महाराजा थे, उन्होंने इनको भेजा था।
और फिर वहां से पढ़ के आए तो उसके लिए बोला गया था कि वहां नौकरी करेंगे गुजरात में आकर के, तो इनको किराए पे मकान भी नहीं दे रहे थे इनके अपने पता चलने के बाद कि ये किस जात से आते हैं। ठीक समाज में सारी बातें थी, ये कौन स्वीकार कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूं ये बात, लेकिन उन्होंने पढ़ करके और जब खास करके अच्छा संविधान में की भी बात करें तो ये हार गए थे चुनाव जब हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, तो ये जीत नहीं पाए थे। इन्होंने पूरा का पूरा जो जो बाबा साहब थे उन्होंने जो जैसा उनकी किताब में लिखा है मैं बता रहा हूँ, उन्होंने महात्मा गांधी उनका महात्मा गांधी से कभी भी नहीं बना, क्योंकि ये चाहते थे कि जो जो दलित समुदाय है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, लेकिन महात्मा गांधी इस बात को नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि भाई ऐसा करने से हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा। वो आखिरी वक्त तक नहीं माने। पूना पैक्ट भी हुआ था, को पता होगा, और जवाहरलाल नेहरू से भी बिल्कुल नहीं बनता था बी आर अम्बेडकर का, क्योंकि उनका भी मानना था कि गांधी जी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस कर रही है वो गांधी जी के इशारे पे कर रही है। गांधी जी जो जैसा कहते थे वैसा कांग्रेस में होता था। इन दोनों का हमेशा ठना हुआ रहता था, लेकिन फिर भी उनको प्रारूप समिति में नॉमिनेट करके मैं बता रहा हूँ, नॉमिनेट करके वो चुनाव हार गए थे। अब इसका अलग उनकी किताब में लिखा है कि उनको चुनाव हरवा दिया गया था, लेकिन मैं इतना बताता हूँ क्योंकि उस समय जो था, जो हरिजन सभा का गठन किया था महात्मा गांधी ने, उसमें लोग ज्यादा जुड़े हुए थे, तभी ये चुनाव वहां पे भी हार गए। उसके बाद फिर इनको रखा गया क्योंकि इनके जो प्रतिभा था उसके स्तर पर इनको रखा गया, और इन्होंने भी बहुत ईमानदारी से चीजों को रखा। जितनी भी कुरीतियां थी उसको हटाने के लिए संविधान में प्रावधान किया, ताकि आगे ऐसा समाज बने जो आपस में लड़े ना। लेकिन इनके नाम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो इनके नाम पे, क्योंकि अच्छा एक बात ये भी खास है कि उनके सामने बहुत सारा धर्म था, बी आर अम्बेडकर के सामने बहुत सारा धर्म था, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन में सोच रहे थे कि हम किस धर्म को अपना ले। उन्होंने सारा धर्म देखा, सारा परीक्षण किया, क्योंकि वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, किताबें पढ़ना उनका शौक था। कब क्या पढ़ा एक एक पन्ना उनको याद रहता था। उन्होंने सारे धर्म को देखा, लेकिन फिर उनको जाके बौद्ध ही अच्छा लगा। बौद्ध, अब आप करोगे, बौद्ध ऐसा धर्म है जिसको हम लोग जो जो हिंदू की बात करते हो, हर कोई बौद्ध की फिलॉसफी को समझता है, उनके उद्देश्य को मानता है। अच्छी चीजें कहीं से भी मिले वो बेहतर है, लेकिन जो इनकी राजनीति करते हैं वो सिर्फ एक ही फिलॉसफी पढ़ते हैं। आजकल इनमें एक नए टीचर का उद्भव हुआ है, जो अम्बेडकरवादी हैं उनमें से। मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ, उनकी किताबों को पढ़ा है और मैं गंभीरता से पढ़ा हूँ और समझता भी हूँ हर बात को। उन्होंने दुनिया की सारी फिलॉसफी पढ़ा है उन्होंने। इनमें आजकल एक नए शिक्षक हुए अभी हाल फिलहाल में, और वो इतने क्रांतिकारी हैं, उनको जब आप टीवी पे देखोगे ना तो बहुत शालीनता से बात करते हैं। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, जो अब तो ये जो स्टे लगने के बाद दूसरा पक्ष आंदोलन में आ गए जंतर मंतर में, तो उसको लीड कर रहे हैं वो टीचर, वो शिक्षक। तो शिक्षक आईना क्या दिखाएंगे? शिक्षक ने सिर्फ एक आइडियोलॉजी को पढ़ा है, एक साइडेड, वन साइडेड पढ़ा है उन्होंने। भाई ऐसा मेरा मानना है कि एक समय में, एक कालखंड में ऐसा होता है कि कोई इस तरीके का प्रथा प्रचलित हो। उस समय दयानंद सरस्वती भी थे, अंग्रेज की टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारा सुधार आंदोलन भी चल रहा था, लोगों में ये अंधविश्वासें थी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, छुआछूत भी था। लेकिन अब आप पूरे इतिहास में जाके देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सभी समय पे, सभी कालखंड में एक ही बात रहा हो या प्रचलित रहा हो। लेकिन आपका नजरिया क्या है? आप एक ही तरीके की चीज को पढ़ रहे हो, दूसरा फिलॉसफी पढ़ते ही नहीं हो। जब आप दूसरी को पढ़ोगे तो भी आपको कुछ समझ में आएगा, आप सिर्फ एक बात को पढ़ रहे हो। जब देश की आजादी के लिए भाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी है, मंगल पांडे भी लड़ी, और भी बहुत सारे, सभी इसके लिए सभी ने लड़ाई लड़ा है। और ये सभी चीजों, हालांकि जो बी आर अम्बेडकर थे
ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो है पूरी तरीके से पावर दे जाए भारत में, क्योंकि कुछ हद तक इनका, मैं बुक की बात कर रहा हूँ, कुछ हद तक इनका मानना था कि अगर वो छोड़ के चले जाएंगे तो फिर ये लोग शासन में आएंगे तो जाति वाला जो सिस्टम है, जो प्रथा है, वो खत्म नहीं होगा और बढ़ जाएगा, ऐसा मानना था उनका। खैर, उसके बाद लड़ाई लड़ करके आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद संविधान को इसीलिए तो बनाया गया था कि जो हुआ सो हुआ। अब इसके बाद हम ऐसा नियम बनाएंगे जो किसी के साथ ऐसा ना हो। अब आजादी के बाद से आपको जो भी चीजें आप देखते हो, चाहे आरक्षण के तौर पे या कुछ भी आप देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, आपको मिलता आ रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि आपके लिए और भी बहुत सारा बेहतर सुविधा हो और शिक्षण संस्थान खुले जो आपके लिए हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कानूनी तौर पे आप किसी को, या आप ऐसा कहो कि पूरा का पूरा सामान्य कैटेगरी है, जो सामान्य वर्ग है, उसको विहीन कर देंगे। खास करके उसमें जो ब्राह्मण हैं उसको हम समाप्त कर देंगे। देखो, ब्राह्मण ब्राह्मण कुछ नहीं है, एक विचार है ये, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब पंडित, पंडित का मतलब उस सेंस में मत देखो जो आप देखना चाह रहे हो जात के तौर पे। तो जात के तौर पे मत देखो, ये एक विचार है। अभी मैं एक नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आ, इनको दान वान देना बंद कर दो ब्राह्मणों को। तो मैं क्या बोलूँ उन नेता को, जो माननीय नेता हैं, सम्माननीय, वो उत्तर प्रदेश के हैं। उनको तो मैं क्या बोलूँ, उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप, जो आपके पास जमीनें होती है, संपत्ति होती है, उसको जो आप बेच बेच के जो बनाते हो, घर बनाते हो, गाड़ी लेते हो, तो ब्राह्मण में आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कि हम जब अपनी जमीन जायदाद बेचते हैं तो हम किताब, कॉपी, कलम यही लेते हैं, और हमारे कलम का भार बहुत ज्यादा है, आप उठा भी नहीं पाओगे। हमारा जो कलम है और किताब का जो भार होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, आप नहीं उठा पाओगे। और आप जो जिसका सपना देख रहे हो ना कि हम ब्राह्मण विहीन समाज बना देंगे या सवर्ण विहीन समाज बना देंगे, तो देखो क्या है कि हम सब मिलकर रहें, ज्यादा बेहतर है। इसमें किसी को जरूरत नहीं है विहीन होने की, सबकी सहभागिता जरूरी है। और अगर आपका ये सपना है तो ये अधूरा ही रहेगा ये, क्योंकि ये आपका सपना पूरा नहीं होने वाला है। मैंने आपको बताया ना, कलम का भार बहुत ज्यादा होता है, आप उठा ही नहीं पाओगे उसको। तो बातें होती है, बहुत सारी बातें चलती है, चलती रहती है सोशल प्लेटफॉर्म पे, लोगों का अपना अपना किसी का खींच होता है। लेकिन मैं जहां तक बोलूंगा कि जो आप सभी के विचार को पढ़ के देखो, आप सिर्फ अपने आइडिया को या अपने विचार को या अपने फिलॉसफी को एक साइड ही शिफ्ट मत करो, एक ही तरीके की किताब को मत पढ़ो, सभी की किताब को पढ़ोगे तभी शालीनता आएगा आप में। और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ समस्या हुआ है। आपको, आप देखो अंग्रेजों ने कितना शोषण किया भारतीयों का। जब शोषण किया उसने तो ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू के अंदर एससी एसटी है, कौन ओबीसी है, कौन उच्च जाति से है, ठीक है। तो उसने शोषण सबका बराबर किया है, सबका बराबर किया है, सबने बराबर लड़ा। लेकिन जब देश को आजादी मिली और संविधान लागू हो गया, तो ऐसा तो हम नहीं कहते हैं कि सब अंग्रेजों को पीटेंगे। हमारे भारत में थोड़ा बहुत संख्या में होंगे या फिर अभी भी बाहर हैं, तो हम तो ऐसा गाली नहीं देते हैं दिन रात अंग्रेजों को, क्योंकि हम जान गए कि अब वो उन्होंने पावर ट्रांसफर कर दिया, अब हमें तरक्की करना है। तो तरक्की जब भी होगा तो गले मिला करके ही होता है, तरक्की खंजर भोग के नहीं होता है, तरक्की तलवार पे नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तरक्की गले मिला के चलने से ही होगा। अब राजनीतिक व्यवस्था है तो सरकारें चाहेगी कि हम आपस में इस तरीके का कुछ, क्योंकि जो सरकार जिस तरीके की बात कर रही है, इसमें आपसी जो भाईचारा है वो बिगाड़ने की कोशिश कर ही रही है। आप भी देख रहे हो कि जो वो यूजीसी लाया गया था एक्ट 2026, वो हमारे एकता और अखंडता पे एक तरीके से चोट ही था, और हमारे बंधुता पे खास करके एक गहरा आघात पहुंचा। हम क्या सोच रहे थे और अब आपस में ही हम उलझ चुके हैं। और इस तरीके से अगर हम आपस में अगर कोशिश करते हैं ऐसे लड़ने से, तो हमारा हमारा तो भला नहीं होगा,
इसका फायदा कोई और लेके जाएगा। तो ये सारी बातें जो हमारे इर्द गिर्द अभी चलता आ रहा है बहुत दिनों से, अब कह रहे हैं कि अब इसको बना दिया है अगला बनाम पिछड़ा। मीडिया का भी कुछ कुछ ऐसा ऐसा शब्दावली होता है जिससे कि एक आपस में भी एक तरीके से वैमनस्यता आ जाता है। 80% 15% इस तरीके से। संख्या बल से क्या करना है आपको? क्या सच में लड़ाई करनी है? क्या देश ऐसे ही चलेगा, ऐसे लड़के चलेगा? वो तो अपने जो जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना 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 जो धड़ा है, जो वोट कहां से आ सकता है उसको वो देख रही है। वो किसी की नहीं है, क्योंकि आपने बिल पे देखा होगा आपकी पार्टी का भी नेता कुछ नहीं बोल रहा था, इधर से भी कुछ नहीं बोल रहे थे, उनको पता है। और बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी समस्या अब हो गई है, क्योंकि जब 19 तारीख को अब जब क्योंकि जब भी कानून बनना है तो जो सरकार है वही लेके आएगी। अब वो क्या करेगी, ये बात राजनीतिक पार्टियों को सोचना है कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो मेरा मानना है कि हमें आपस में एक सद्भावना बना के चलना चाहिए, और कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करने से, और कुछ लोग क्या होते हैं कि अभी सोशल मीडिया का टाइम है तो कुछ भी ऐसी चीजें रील्स के थ्रू कुछ भी, अभी गाली गलौज का तो पूछो मत, इस तरीके से चला हुआ है कि कोई भी किसी को उठ करके सोशल प्लेटफॉर्म पे गाली दे रहा है, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कानून जो इसको रोका जाए। जिसको जो इच्छा हो रहा है वो गाली दे रहा है इस पे। खास करके अभी आप देख रहे होगे कि जो ये जेएनयू में शुरू हो गया ये डफली बजाने वाला कार्यक्रम, इनको तो इसलिए स्कॉलरशिप मिलता है और ये इसलिए वहां जाते हैं, और वहां से जो प्रोडक्ट निकलते हैं आपको पता ही है, और ये डफली बजाना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ जेएनयू से काफी अच्छे अच्छे लोग पढ़ के आए हैं, तो लेकिन अभी अभी की बात मैं कर रहा हूँ, इस टाइप की अभी जो चल रहा है, जो जनरेशन है, इसको इनका जो सोचने का तरीका है, जो नजरिया है, वो अलग है, अलग तरीके से है। ये पूरे भारत में एक अपना जेएनयू को एक अलग तरीके से आइसोलेट करके रखना चाहते हैं, और एक खास जात को लेकर के। अब इस टाइम आप जात पात की बातें कर रहे हो, जब अब इस भेद को दूर करने की जरूरत है। अच्छा, यह एक बात और है कि आप अगर देखो, मुझे समझ नहीं आता है कि आप जात पात की बात करते हो, कहते हो कि ब्राह्मणों ने जात का सिस्टम ये खत्म नहीं हो सकता। आप जात को त्याग दो, आप जात को त्याग दो, जात जो लगाते हो टाइटल में, जात का नाम रखो ही मत, टाइटल ही त्याग दो। ऐसा कर सकते हो? नहीं करते हो। और आप जाके देखना कितनी ऐसी गाड़ियां होगी जिसमें अपना जात लिखा हुआ रहता है, आप देख लेना जाकर के, पता चल जाएगा। लोग उसमें जात का नाम लिखवा के रखते हैं, उससे उनका जो अहंकार है वो संतुष्ट होता है। तो भाई अब तो कोई ब्राह्मणों से डर है ही नहीं, किससे डर है? आपको कौन कहता है? आप ये जो टाइटल है इसको उठा के फेंक दो बाहर, टाइटल मत रखो, जात का सिस्टम खत्म कर दो। देखो, कोर्ट जब करेगी, सरकार जब करेगी तब करेगी, आप अपने तरीके से जो जात है उसको हटा दो, अपना सिर्फ नाम रखो, तो जात का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये कर कौन रहा है? ये सिर्फ एक तरीके से लोगों में एक ऐसा उत्तेजक सा कुछ डाला जाता है ताकि लोग भड़क जाएं। लोग क्या करते हैं कि जो रील्स के थ्रू, जो क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप थोड़ा तो जरूर सीरियस हो जाओगे, ये बात गंभीर तो हो ही जाओगे, सोच समझ रखोगे। और ऐसे विचारक समाज में आ चुके हैं ना जो एक ही विचारधारा को पढ़ते हैं, और उसको पढ़ के आज आजादी के बाद बजाय कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानने की, वो यहाँ वहां की फिलॉसफी को लेकर के। देखो, इतिहास के गर्त में बहुत कुछ दबा हुआ है, इससे कोई मना नहीं कर रहा है। आप इतिहास को जैसे 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 करके कुरेदते जाओगे, उससे बहुत कुछ निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। तो मेरा मानना है कि इतिहास से हमें जो अलग अलग कालखंड में क्या क्या हुआ उससे सीखने की जरूरत है, और उसको सीखते हुए, और जो भी हमारे पूर्वजों ने गलती किया है, जो पहले गलती हुआ है उसको सुधार करके, और जो अच्छा हुआ है
उसके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत है। बजाय कि हम पुरानी चीज़ों को बार-बार लेकर के सामने आएँ। और इससे तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो पिछड़ गए हैं उनको आगे ले जाने के लिए अवसर मिलना चाहिए। लेकिन कानून को पक्षपात करके नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। कानून में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी आपको आगे जाने के अवसर के लिए बाकी सारी चीज़ें, चाहे सरकार जो आरक्षण देती है या और भी बहुत सारी बातें हैं, जो सामाजिक कल्याण की जो योजना चलती है और जो अलग-अलग राज्य में सरकार कल्याणकारी योजनाएँ चलाती है, जो केंद्र सरकार चलाती है, तो वो तो और भी अगर उसमें कुछ हो सकता है, तो सरकार अगर कर सकती है तो अच्छा है। और जो हमारे जो पिछड़े जो भाई हैं उनके लिए अगर कुछ ऐसा कुछ बनाना चाहती है तो कर सकती है। लेकिन कानून के में अगर आप भेदभाव करेंगे तो नहीं चलेगा। पक्षपातपूर्ण तरीका नहीं चलेगा कि कानून किसी के लिए कुछ खास किसी के हाँ, अगर कोई ऐसा कृत्य करता है जो असामाजिक है या किसी को जाति सूचक शब्द से बोलता है या जो भी ऐसी चीजें हैं, तो उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए उसको उसके लिए। तो ये तो दोनों साइड हो सकता है। अब ऐसा समय आ गया है कि आप एक साइड को ऐसा सोच के नहीं चल सकते हो। ये अब दोनों साइड चलता है। दोनों साइड गाली अभी आप देखो सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे क्या चल रहा है। आप देख सकते हो। तो हमें आपसी भाईचारे को बना के रखना है। सरकार है, इनका काम है अपने वोट को एक तरीके से बना के रखना, तो ये कुछ-कुछ चीज़ें करती रहती है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अ, आपसी भाईचारे से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और अगर अगर हम आपस में टूटेंगे तो फिर हम टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टुकड़े-टुकड़े अगर हो गए तो किसी का विकास नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम जाने कितने साल पीछे चले जाएँगे और हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए एकजुट होने का समय है और एक साथ होने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।